तो चलिए इस नए एक्सप्लेनर में एक दिलचस्प जासूसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी है कि कैसे हमारे आसपास की चीजें एक दूसरे से मिलती हैं और पूरी तरह से कुछ नया बन जाती हैं। दरअसल रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री सिर्फ लैब्स की उन बंद दीवारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि ये हर पल हर सेकंड हमारे चारों तरफ घटित हो रहा है। अपनी इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने के लिए चलिए कुछ रोजमर्रा की घटनाओं पर नजर डालते हैं, जैसे गर्मियों में दूध का खट्टा हो जाना, या फिर लोहे के तवे और कील पर नमी की वजह से जंग लग जाना, या फिर अंगूरों का फर्मेंटेशन। ये सभी बहुत ही आम सी लगने वाली घटनाएं हमें अपना पहला और सबसे जरूरी सुराग देती हैं कि यहाँ कुछ नया बना है, यानी कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए इस एक्सप्लेनर में 5 अहम पड़ाव तय किए गए हैं। पहला, केमिकल रिएक्शंस के सुराग। दूसरा, केमिस्ट्री की भाषा। तीसरा, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। चौथा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और आखिर में डिकम्पोजिशन की ताकत। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, केमिकल रिएक्शंस के सुराग यानी भौतिक सबूत ढूंढना। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये 4 विजुअल और फिजिकल सुराग ही वो पक्के सबूत हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने की कंफर्मेशन देते हैं। चाहे वो स्टेट या अवस्था में बदलाव हो, रंग का बदलना हो, किसी गैस का निकलना हो, या फिर तापमान में अचानक से कोई बदलाव आना हो, इनमें से कोई भी हलचल अगर दिखे तो समझ लीजिए कि पक्के तौर पर एक केमिकल रिएक्शन हो चुका है। सबूत मिल गए तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव पर, केमिस्ट्री की भाषा यानी इन केमिकल कोड्स को समझना। यहाँ एक लंबे भारी भरकम शब्द समीकरण और एक केमिकल फॉर्मूले के स्मार्ट स्लीक कोड के बीच का फर्क साफ देखा जा सकता है। पूरा का पूरा वाक्य लिखने के बजाय मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के लिए Mg+O2 जैसे सिंबल्स का इस्तेमाल करना न सिर्फ काफी समय बचाता है, बल्कि सच कहें तो ये विज्ञान की एक यूनिवर्सल भाषा भी है जिसे पूरी दुनिया समझती है। चलिए अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, केमिकल स्केल यानी समीकरणों को बैलेंस करना और द्रव्यमान का संरक्षण। यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये प्रकृति का एक ऐसा टूट नियम है जिसके हिसाब से किसी भी केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान या मास का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। आसान शब्दों में कहें तो हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या को एक तराजू के बाट की तरह काम करना चाहिए। रिएक्शन के शुरू होने से लेकर उसके खत्म होने तक दोनों तरफ का वजन बिल्कुल 100% बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। यहाँ एक अनबैलेंस्ड या जिसे स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं उसका पैमाना दिया गया है। ये बस एक ढांचा है। ध्यान दें तो लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट्स में जो आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो राइट साइड वाले प्रोडक्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। अब इस इम्बैलेंस को हिट एंड ट्रायल मेथड से फिक्स करना होगा। अगर हम कंपाउंड्स के ओरिजिनल फॉर्मूले को छेड़े बिना बस इन स्टेप बाय स्टेप रूल्स को फॉलो करें तो ये मुश्किल सी लगने वाली प्रॉब्लम महज वजन को बैलेंस करने के एक मजेदार खेल में बदल जाती है। रूल बड़ा सिंपल है। सबसे पहले फॉर्मूलों के चारों ओर एक बॉक्स बना लें ताकि अंदर कुछ भी चेंज ना हो। फिर दोनों तरफ के एटम्स गिनें और जिस कंपाउंड में सबसे ज्यादा एटम्स हों बैलेंसिंग की शुरुआत वहीं से करें। और जैसे ही ये हिट एंड ट्रायल प्रोसेस पूरा होता है, समझ लीजिए तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि कैसे वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन अब पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास अब तराजू पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। और हाँ, अगर हम इनमें सॉलिड या गैस जैसी फिजिकल स्टेट्स भी जोड़ दें तो ये इक्वेशन और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है। अब बारी है हमारे चौथे पड़ाव की, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को समझना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसके नाम से पता चलता है, कंबाइन होना। यानी जब 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग रिएक्टेंट्स एक साथ मिलकर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। आसान भाषा में ये कई अलग अलग चीजों के मिलकर पूरी तरह से एक हो जाने का प्रोसेस है। ये इमेज इसी बात का एक शानदार सबूत है। जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझे चूने और पानी के बीच रिएक्शन होता है तो ये दोनों बहुत ही तेजी से मिलकर बुझा हुआ चूना बनाते हैं। और इस प्रोसेस में इतनी ज्यादा हीट बाहर निकलती है कि जिस बीकर में ये रिएक्शन हो रहा होता है वो छूने पर बहुत गर्म महसूस होता है। इस तरह से हीट या ऊष्मा बाहर निकालने वाले रिएक्शंस को
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। और ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। चाहे वो नेचुरल गैस का जलना हो या फिर हमारे शरीर के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन, जहां हमारी सेल्स हमें एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ तोड़ते हैं, ये सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के ही कमाल के उदाहरण हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, डीकॉम्पोजिशन की पावर। डीकम्पोजिशन रिएक्शन असल में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा है। इसमें एक अकेला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटकर कई छोटे और सिंपल प्रोडक्ट्स में बढ़ जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी बड़ी सी इमारत को एक एक ईंट करके गिराया जा रहा हो या किसी बड़े स्ट्रक्चर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा हो। थर्मल डिकॉम्पोजिशन यानी गर्मी से टूटने के इस बेहतरीन उदाहरण को ही देख लीजिए। जब एक टेस्ट ट्यूब में हरे रंग के फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को गर्म किया जाता है तो वो टूटने पर मजबूर हो जाते हैं। नतीजा, उनका रंग तो बदलता ही है, साथ ही जलते हुए गंधक या सल्फर की एक बहुत ही तेज महक भी आने लगती है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि हीट कैसे चीजों को तोड़ सकती है। इन सारी बातों से एक बहुत ही जरूरी पॉइंट निकल कर आता है, वो ये कि किसी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन को शुरू करने के लिए हमेशा किसी न किसी रूप में एनर्जी की जरूरत पड़ती ही है। केमिकल्स के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बाहर से ताकत लगानी पड़ती है। फिर चाहे वो चूना पत्थर को तोड़ने वाली हीट हो, सिल्वर क्लोराइड को ग्रे रंग में बदलने वाली सूरज की रोशनी हो, या फिर पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करने से होने वाला इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इन सारे सुरागों को डीकोड करने और मास के रूल्स को बैलेंस करने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, हमारे चारों ओर अनगिनत केमिकल रहस्य बिखरे पड़े हैं जो बस पहचाने जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस एक्सप्लेनर को इसी एक दिलचस्प सोच के साथ खत्म करते हैं। आइए एक पल के लिए सोचते हैं कि आज अभी ठीक हमारे सामने, हवा में, हमारे खाने में या खुद हमारे शरीर के अंदर ऐसी कौन कौन सी अदृश्य केमिकल रिएक्शंस चल रही होंगी जिन्हें हम देख भी नहीं पा रहे। बस इसी जिज्ञासा को बनाए रखिए।